ही नहीं कभी भी कांग्रेस का। खाली रोड़ा मचाने वाले 2 जिलों में है, वे रोड़ा इतना मचा देते हैं। इलेक्शन से पहले पब्लिक को ये लगने लगता है कि भाई तुम्हारी पार्टी सत्ता में आ रही है। जैसे वोटिंग के 2 दिन बाद वो माहौल बना, वोटिंग होने के 2 दिन बाद ऐसा माहौल खड़ा किया गया और कांग्रेस आ गई, जीत गई। हरियाणा में पिछले 10 सालों में और ज़्यादा बढ़ा, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा हरियाणा में कही जा रही है बढ़ी है। उसका कारण क्या हो सकता है? भाई साहब बिल्कुल बेरोजगारी नहीं है। कमाने वाला जिसका पूत है वो नौकरी भी कर रहा है, 4 साल के लिए सेना में भी जा रहा है। हरियाणा में जितनी इंडस्ट्रीज लगी हुई है, मेरे ख्याल से इतनी छोटे ज़िले के उसमें देखा जाए तो कहीं पे इतना ज़्यादा वो है नहीं। उनकी नाड़ का सरिया काटना था, वो काट दिया पब्लिक ने। हुड्डा की नाड़ में सरिया बढ़ गया था, नाड़ इतनी मुड़ा ही ना थी किस तरह भी। हाँ जी, तो उनका नाड़ का सरिया काट दिया। वो बाप बेटा किसी ने समझ ही ना। बीजेपी की वोट और साइलेंट वोट के साथ बहुत सच है। कुछ दिखता है, ये कहते हैं ना, जो भोंकता है वो काटता नहीं है, और जो काटता ना वो भोंकता नहीं है। सत्य तो बात ये है। प्रचार में बीजेपी का कोई कार्य ही ऐसा था जिसको साइलेंट तो रहने की ज़रूरत थी। कुछ ऐसा है कि ऐसा कोई कार्य न हो कि जो हमारे राज्य को कोई। केजरीवाल ने तो सीधा वो गए मस्जिद में या फिर जहाँ मदरसे में उनके बच्चे पढ़ते हैं, गए सीधा उनकी उनको सैलरी पे रख लिया। तो क्या ऐसी उम्मीद आप लोगों को बीजेपी से भी है? ऐसा है प्रभु जी, उम्मीद वो करता है जिसके अंदर ज्ञान नहीं है। मैं किसी से उम्मीद नहीं करता, मैं अपने कार्य पर उम्मीद करता हूँ। दरअसल यहाँ पे है नहीं और करना चाहिए, सबको सम्मान करना चाहिए। वैसे संविधान बोल दिया जाता है, लेकिन संविधान तो है ही नहीं कोई भी। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। फिर दोबारा हम जनता के बीच आ चुके हैं, लेकिन जो आज का मुद्दा है वो हरियाणा इलेक्शन को लेकर है। और हरियाणा इलेक्शन का रिजल्ट जब से आया है तब से एक चीज़ बड़ी ट्रेंड कर रही है। सबकी ज़ुबान पर, कांग्रेस के नेताओं पर ज़ुबान पर है EVM, यानी EVM की बैटरी के साथ कुछ घपला किया गया है। हुड्डा ने भी ये बात कही, कांग्रेस के अन्य लोग भी यही बात कर रहे हैं, लगातार ट्वीट यहाँ पर हो रहे हैं। लेकिन जनता से जानेंगे कि आखिर उनको ये EVM की गड़बड़ी कितनी समझ आती है, जनता की इस पर क्या राय है। और जो चुनाव परिणाम जहां कांग्रेस की हवा लगातार लग रही थी, यहाँ तक कि कई बड़े बड़े चैनलों ने, राजनीतिक विशेषज्ञों ने बता दिया था कि इस बार कांग्रेस बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही होता हुआ नजर आया। जनता के मन में क्या है, जनता से जानते हैं। हाँ जी, आपका नाम बताओ सबसे पहले। अपना वेदराम भारद्वाज, गांव सिलोखरा, जिला गुड़गांव, हरियाणा। कैसे एक खेल पलटा कि पता था कि बीजेपी आएगी, लेकिन माहौल तो कांग्रेस का था, कैसे हुआ है सब? भाई माहौल जहाँ बीजेपी कांग्रेस का होता है वो 2 जिलों में है खाली, और वो खाली अब की बार एक ही में ही रह गया, रोहतक में। झज्जर में भी बीजेपी का हो गया और सोनीपत कती एकदम 5 सीट आई है। जहाँ हुड्डा साहब अपना गढ़ मानते हैं, भारी कैंडिडेटों को आकर लड़ा रहे, गांव की पंचायतें गई वहाँ, किसको टिकट मत दो। उनकी नाड़ का सरिया काटना था, वो काट दिया पब्लिक ने। हुड्डा की नाड़ में सरिया बढ़ गया था, नाड़ इतनी मुड़ा ही ना थी किस तरह भी। हाँ जी, तो उनका नाड़ का सरिया काट दिया। वो बाप बेटा किसी ने समझ ही ना रहे थे दोनों। अच्छा, आपने कहा कि बाप बेटे किसी को नहीं समझ रहे थे। कुछ लोगों जो कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी कहा कि बापू बेटा की राजनीति में कांग्रेस खो गई। तो क्या यहाँ पर जो कुमारी शैलजा हैं, उनको दबाने की कोशिश क्या इन दोनों के लोगों द्वारा की गई थी? कुमारी शैलजा का हुड्डा के मुकाबले उतना प्रभाव नहीं है। कुमारी शैलजा का 1 जिले में प्रभाव है, 1.5 जिले में। हुड्डा का 3 जिलों में था, जो अब सिमट के खाली 1 में पहुंच गया है, खाली रोहतक। फरीदाबाद बेल्ट साहब उसका अध्यक्ष था, होडल से साफ करना शुरू करा और वो बल्लभगढ़ तक साफ एरिया का थी। कुछ मुद्दे रहे हिंदू मुसलमान जिन्होंने नारे लगाए, करण सिंह दलाल जैसे नेता ने हिंदू मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए। इतना सीनियर नेता हो गए पलवल से, क्या वो हिंदू है या मुसलमान है? मामन खान ने सरेआम हिंदुओं को चुनौती दी। क्यों? तो पब्लिक हिंदू इतना गिरा हुआ नहीं है, हिंदू इतना ना डिगा हुआ है। तो क्या हरियाणा में भी हिंदू मुस्लिम का मामला था कि यार रोजगार, शिक्षा या फिर ये जो भी नया आर्मी का वो निकला है उसके ऊपर था? मुद्दा कुछ नहीं है हरियाणा में। हरियाणा में पब्लिक कोई मुद्दा बना के नहीं चलती, यहाँ सीधी पब्लिक है। जो आदमी सच्चाई और ईमानदारी के साथ आएगा मैदान में, उसके साथ लग जाती है पब्लिक यहाँ। और जो आदमी उसमें आके जब ऐसे नारे लगा रहे हैं
पर्चा भरने गए तो हिंदू मुसलमानों के खिलाफ नारे। इनका 10 सीटों पे सीधा प्रभाव पड़ा उस नारे का, गुड़गांवा और फरीदाबाद। लेकिन जब लोगों से बात करी, फरीदाबाद से लेकर बल्लभगढ़ हो, चाहे गुरुग्राम से लेकर यहाँ धानकोट पूरा केएमपी तक ले जाओ, चाहे सोनीपत तक ले जाओ, सब कांग्रेस कांग्रेस बोल रहे थे। भाई साहब वही तो बात होगी ना, अपना रेवाड़ी महेंद्रगढ़ से लेके रेवाड़ी और रेवाड़ी से लेके पटौदी, पटौदी से लेके गुड़गांवा, गुड़गांवा से लेके बल्लभगढ़ फरीदाबाद तक सुपड़ा साहब, इन नारों की वजह से। करण सिंह दलाल कांग्रेस का इतना पुराना नेता, एक तरफ जीत हो जाए, वो जब गलत बयान दे रहा है तो वो हार का कारण है। चलो यहाँ पर उन्होंने हिंदू मुसलमान वाली बात करी, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ आए चुनाव से कुछ 4-5 दिन पहले, जब प्रचार रुकने वाला था, उन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे। क्या उसका भी प्रभाव हुआ? उसके बाद क्या लोगों का माइंड बदला? वो तो सनातनी है चुनाव जी, सनातन के प्रति हादसा है। हिंदुस्तान में सनातनी ज़्यादा हैं, तो सनातन की बात करी उन्होंने, किसी को नाम लेके तो चुनौती नहीं दी। उन्होंने हिंदुओं को कही भाई एक रहो, जैसे दूसरे मजहब एक है। तो क्या आपको लगता है खेल यहीं पलटा? उससे पहले कांग्रेस का माहौल था? नहीं, माहौल था ही नहीं कभी भी कांग्रेस का। खाली रोड़ा मचाने वाले 2 जिलों में है, वे रोड़ा इतना मचा देते हैं, इलेक्शन से पहले पब्लिक को ये लगने लगता है कि भाई तुम्हारी पार्टी सत्ता में आ रही है। जैसे वोटिंग के 2 दिन बाद वो माहौल बना, वोटिंग होने के 2 दिन बाद ऐसा माहौल खड़ा किया गया, और कांग्रेस आ गई, कांग्रेस आ गई, जीत गई, जीत गई, जीत गई। और सिरों में जब सरकारी बैलेट पेपर खुले तो उसमें थोड़ा सा उनका रुझान आया, सरकारी उनके महकमे में आदमी ज़्यादा हैं। ये जो हाँ, जलेबी वाली बात मैं करूँगा। ये जो किसानों वाली बात थी, पहलवानों वाली बात थी, ये बात क्या कांग्रेस मात्र झूठ फैला रही थी, या फिर ये मुद्दे कहाँ दब गए? ये मुद्दे भी बहुत ज़ोर शोर से थे। विनेश फोगाट का मामला था, वो उन सब का क्या हुआ? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने तो भाई जब किसान आंदोलन बैठा उसी टाइम बोल दिया था कि ये फर्जी आंदोलन है। अगर वो सच्चाई आंदोलन, उनकी मांगे मानी गई हैं सब। लेकिन कानून भी तो वापस ले लिया ना, फिर सरकार झुक भी तो गई थी। तो सरकार झुकी तो भाई किसान भी तो झुकने चाहिए थे ना भाई। जब किस सरकार झुक गई तो किसानों ने भी झुकना चाहिए भाई, आंदोलन ख़त्म करो। इसीलिए तो सरकार झुकी थी। सरकार का झुकने का कारण ये तो थोड़ी था कि भाई तुम रोडों पे आंदोलन करो और हम झुकते चले जाएं। अब उनका नतीजा उनके सामने है, उनके नेता ही हारे हैं 3 तो। कांग्रेस के जो नेता थे आज कांग्रेस को गाली बक रहे हैं, बापू बेटा को दोनों। अब भाई हमारी कोई बात ही ना मानी, हमने तुम्हारे फेवर में माहौल तैयार किया। चंदूनी ने कल बयान दिया, आज फिर दे रहा है। अब भाई हमने तो कांग्रेस के फेवर में माहौल तैयार कर दिया था और बापू बेटा उसको भुना नहीं पाए। अभी ईवीएम का मुद्दा उठ रहा है, यहाँ हुड्डा भी बोल रहे हैं और कांग्रेस नेता ट्वीट कर रहे हैं कि ईवीएम की बैटरी में कुछ गड़बड़ी थी, यानी अगर बीजेपी वैसे नहीं जीत पाती, ईवीएम में गड़बड़ी करके जीती है। भाई ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम के सामने कार्यकर्ता तंबू लगा के बैठे थे, कोई अंदर घुसने ही नहीं दिया गया। तो ईवीएम में गड़बड़ी कहाँ से हुई? जब हुड्डा अपने रोहतक की 3-4 जीते, वहाँ ईवीएम में किसी ने गड़बड़ी ना करी। ईवीएम में तो हारने वाला गड़बड़ी करे। अब 10-11 बजे तक तो ईवीएम बिल्कुल सही चल रही थी, एकदम फास्ट। जलेबी सरकार, दिल्ली तक जलेबियों के ढेर लगा दिए गए थे। क्या आप लोगों ने भी जलेबी बांटी, आपस में खाई जलेबी? भाई जलेबी एक मिठाई है, वो कांग्रेस की कोई धरोहर नहीं है। राहुल गांधी को ये थोड़ी पता जलेबी पेड़ में लगती है, हाथ से बनती है या मशीन से बनती है। जलेबी तो एक मिठाई है। हिंदुस्तान के देहाती वर्ग की सबसे फेवरेट मिठाई जलेबी है, सबसे सस्ती मिठाई। गर्मा गाँव में ऐसा तो नहीं हुआ कि जब तक कांग्रेस के पक्ष में चीज़ें थी वो जलेबी आपको खिला रहे थे, जब बीजेपी वाले जीते तो आप उन्हें जलेबी खिला रहे थे? भाई ये तो जलेबी दुनिया एक दूसरे को खिलाती है। जीतने वाले को मिठाई खिलाई जाती है, हारने वाले को मिठाई कौन खिलाता है? तो आपने किसको खिलाई? आपने तो तंज कसा होगा ना अपने कुछ दोस्तों पर जो कांग्रेस के सपोर्टर होंगे, उनको तो भेजी होगी जलेबी। यहाँ तो एक तरफा माहौल पहलवान मुकेश शर्मा जी का था और उनको जलेबी के, हम तो बर्फी और कलाकंद खिलाओ। पहलवान जलेबी कम खाते हैं, क्यों? उससे कब्जी हो जाती है। मैंने बात करी पिछली बार तो यहाँ पे नवीन गोयल का भी खूब बढ़ चढ़ के लोग सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ जो ग्रोवर हैं उनका भी कर रहे थे। यहाँ भी कहानी शायद बदली है। इन दोनों लोगों का, ये दोनों लोग शायद मिलकर भारी पड़ रहे थे मुकेश शर्मा। भाई ऐसा है, हर जगह समर्थन सबके होते हैं। ठीक है जी, कांग्रेस पुरानी पार्टी है, उसके भी समर्थक है गांव में। एक ये नया कैंडिडेट आया था तो भाई इसके भी समर्थक हैं। क्या समझे? लेकिन तो बीजेपी से अलग हो गए थे ना। बीजेपी में क्या पद, किस पद पे थे वो? बीजेपी ने कोई राष्ट्रीय पद था वो?
लेकिन हरियाणा के अंदर तो पद दिया हुआ था ना। ये तो पूरे हरियाणा में इस लेवल के कैंडिडेट तो कई लाखों हैं। अगर वे सभी टिकट मांगे तो पार्टी टिकट तो 90 ही है ना। टिकट 90 ही टिकट है, 90 ही आदमियों को मिलेगी, वो 105 को थोड़ी दे पाएगी। जो नेता 36 बिरादरी को साथ लेके चलेगा वो ही प्रदेश और राज्य में अपना राज करेगा। प्रथम भजनलाल के नाम पे इलेक्शन लड़ा गया था। हुड्डा साहब को एकदम क्रेन के द्वारा लाकर सीट पे बैठाया था, यानी कि उनके समर्थन से बहुमत नहीं आया था। उसके बाद हरियाणा नंबर 1 बना। हुड्डा की एकदम एक तरफा लहर थी। इलेक्शन हुआ, सीट आई हुड्डा साहब की 32। भजनलाल के तोड़े, कुछ आज़ाद तोड़े, सरकार चलाई। पब्लिक ने बहुमत नहीं दिया उनको, ना पब्लिक ने उनको मुख्यमंत्री बना। 2009 पब्लिक ने उनको वो नहीं दिया। दूसरा इलेक्शन हुआ, फिर उनकी 40 आई, पब्लिक ने फिर बहुमत नहीं दिया हुड्डा साहब को। अब तीसरी बार फिर वो वहीं की वहीं खड़े हैं आगे। इसको ये जाट और नॉन जाट ये है, जब वे एक जाति को समर्थन लेके चलते हैं, एक जाति को टिकट बांटते हैं। हुड्डा साहब ने किस जाति को कितना टिकट बांटा? उसने सारे शुरू के 28 टिकटों में कितने ब्राह्मणों को, कितने अहीरों को, कितने हरिजनों को, कितने सैनियों को टिकट दिया। 28 टिकट में से 22-24 टिकट जाटों को बांटे उसने, और वे भी अब 80-80 साल के, जिनसे चला जाना बोलना उनके बस की नहीं। अक्सर अगर मेरा नाम आ जाएगा तो वे हाथ उठाएंगे कि मुख्यमंत्री कौन? हुड्डा साहब। ये और वो फैक्टर उनका हो गया फेल। ये जो जाट और नॉन जाट की ये राजनीति है हरियाणा में। लेकिन मैंने जब इंटरव्यू लिया, जब मैं जहाँ जाट पॉपुलेशन ज़्यादा थी, लोगों के बीच गया, इलेक्शन ख़त्म, रिजल्ट आने के बाद उन्होंने कहा कि अगर जाट हम एक हो जाते तो बीजेपी आने की नहीं थी। अब भाई वो तो देखो पब्लिक का मत है, अब एक होए या ना होए। पब्लिक वो देखो, जो इलेक्शन लड़ा गया वो जातिवाद पे लड़ा गया। हरियाणा में कांग्रेस में सिर्फ जातिवाद चला। अब भाई हम तो हुड्डा को ला के छोड़ देंगे। बाकी ओबीसी कार्ड हरियाणा में कामयाब हो गया और 36 बिरादरियों ने साथ दिया सैनी साहब का, और वो विजयी भव हो गई। चलो, सैनी साहब अब शपथ लेने वाले हैं, लेकिन क्या उसका विरोध देखेगा बीजेपी में? क्या उनका कोई विरोध कर सकता है? अनिल विज भी सीएम बनना चाहते हैं, यहाँ पे जो आपके क्षेत्र के राव इंद्रजीत हैं वो भी सीएम बनना चाहते हैं। देखो जी, सीएम की भावना तो सबके मन में होती है। आज मुकेश पहलवान पहली बार बना है, वो भी चाहता होगा अपने मन में मैं भी सीएम बन जाऊँ। तो सीएम की तो एक कल्पना आदमी के मन में होती है विधायक बनते ही। उसमें इंद्रजीत तो उसकी तो उम्र बीत गई राजनीति में, उसका बाप भी अपना हरियाणा का सीएम रहा है। अनिल विज भाई एक सीनियर नेता है। अनिल विज तो अब भाई कहीं का गवर्नर बनने लगा है। अच्छा, सच्चाई बात देखे तो अपने ठाठ से बैठ के अपना मौज करे। वो विधायक के लायक भी नहीं अब तो, कि उम्र का हिसाब जो देखा जाए तो सपना तो सबका होता है भाई हरियाणा का सीएम एक बार मरते मरते मैं भी बन जाऊं। तो जो काम करेगा 36 बिरादरी को साथ लेके चलेगा, बोलने वाला होगा, उसको बनाया जाएगा। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, अब वो परिवारवाद नहीं चाहती कि भाई मेरा बाप है तो मेरा बेटा ही बनेगा, जो कांग्रेस के साथ हुआ है। क्या लेकिन यहाँ भी सीटें कई सारे नेताओं के बेटे बेटी को दी गई हैं। वो तो बेटा कुछ दी गई हैं, वो तो देनी पड़ती। इंद्रजीत हो गए, अन्य लोग हो गए। इंद्रजीत उसके लिए संघर्ष पिछले 15 साल से कर रहा, जब से बीजेपी आया। भैया मैं राजनीति संन्यास लूंगा तो मेरे परिवार के एक आदमी को परिवारवाद नहीं आ गया तो वे संन्यास ले लेंगे अब की बार। अब एमपी का आएगा तो इंद्रजीत संन्यास ले लेंगे। लड़की आ गई किरण चौधरी, अब आगे इसके बाद वो भी संन्यास लेगी, उनकी लड़की आ गई मैदान में। उधर से वे भी संघर्ष कर रहे थे कृष्ण पाल गुर्जर, उनके लड़के को तो ना दी। अब क्यों, अभी जवान है। हाँ जी भाई साहब, अभी कुछ बस बोल दिया नहीं क्या बोल रहा होली बात यही बात है। ये भाई साहब क्यों नहीं बोल रहे? भाई साहब भाई बीजेपी, ये अपने बीजेपी के कट्टर समर्थक है। ये बोलते नहीं है, पीछे से वोट का समर्थन देते हैं खाली। पीछे से वोट, अच्छा चलो, अच्छा क्या यही खेल तो नहीं, कहीं यही खेल तो नहीं हुआ कि लोग बोलते रहे कांग्रेस कांग्रेस, लेकिन पीछे जाके वोट बीजेपी? राहुल जिस टाइम हेलीकॉप्टर से आया था ना, उस टाइम उसने गाना सुन लिया जलेबी बाई वाला। अब उसको ये थोड़ी पता कि जलेबी बाई बनाती है भाई साहब बनाते हैं, क्योंकि राहुल को तो जैसा किसी ने बोल दिया वैसा बोलना। राहुल अपने तरफ से तो कुछ बोलता ही नहीं है भाई, वो तो रोबोट है, रॉबर्ट वाड्रा उसका जीजा है।
तो फ़र्क क्या दोनों में? बस यही फ़र्क है कि भाई जलेबी बाई वाला गाना सुन के और पूरे देश में जलेबी की फैक्ट्रियाँ लगा दी। अभी आपसे एक थोड़ा सवाल करूंगा, आप युवा हैं, क्या यहाँ पे जो युवा लगातार डंकी मार रहे हैं हरियाणा में, पिछले 10 सालों में और ज़्यादा बढ़ा, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा हरियाणा में कही जा रही है बढ़ी है, उसका कारण क्या हो सकता है? भाई साहब बिल्कुल बेरोजगारी नहीं है। कमाने वाला जिसका पूत है वो नौकरी भी कर रहा है, 4 साल के लिए सेना में भी जा रहा है। हरियाणा में जितनी इंडस्ट्रीज लगी हुई है, मेरे ख्याल से इतनी छोटे ज़िले के उसमें देखा जाए तो कहीं पे इतना ज़्यादा वो है नहीं। भाई होंडा के 2-2, 3-3 प्लांट हरियाणा में, मारुति के 2-2, 3-3 प्लांट हरियाणा में। जिस बच्चे को करना हो तो बढ़िया जॉब भी करेगा और बढ़िया काम भी करेगा, और जिसको करना ही नहीं तो कुछ करेगा या नहीं वो करेगा। चलिए, तो ये थी आप ये देख लो, हाँ, 10 बताओ। जो बीजेपी को 10 साल हो गए, तो 10 साल में बीजेपी का प्रचंड बहुमत क्यों आ रहा है हर जगह? पिछली बार तो गठबंधन हुआ था, बहुमत रह गया। जिन्हें गठबंधन किया था अब की बार तो उसकी एक सीट भी ना आई गठबंधन वाले इनकी, खुद भी चौथे नंबर पे आया गठबंधन वाला। तो मतलब बीजेपी की हवा साइलेंट थी यहाँ थोड़ी, बिल्कुल साइलेंट नहीं थे, एक तरफा थे जी। एक तरफा थी। ये तो आप जैसे उन्हें पता नहीं कहाँ से जुल्मेबाजी खेल के, और भाई नहीं, हमारे जैसे उन्होंने नहीं, हमने लोगों से पूछ कर ही बताया है, ऐसा थोड़ी अपने मन से कहीं सीट लेके बैठ गए, बाथरूम में बैठे बैठे टैबलेट पे बना दिया कुछ भी, टैबलेट पे बना दिया जी आपने। ऐसा थोड़ी होता है। फिर तो जनता ने भी बहुत कुछ कहा, तो जनता भी थोड़ी ऐसे कुछ बिना सोचे समझे कहेगी। जनता ने एक तरफ जैसे आप समर्थन, कह रहे हो अभी बीजेपी का समर्थन दे रहे हो, कुछ सोच समझ के दे रहे हो आप भी बिल्कुल। कि नहीं गांव के 4 लोग कह रहे हैं चलो मैं भी कह देता हूँ, ऐसा तो नहीं होगा। देश में हम तो एक ही बात कह रहे हैं, आज हिंदुस्तान में एक ही बात की चर्चा है कि भाई जो भी बच्चा हो वो मोदी जैसा बच्चा चाहिए हमें, और कोई चाहिए ही नहीं। बच्चों का नाम भी राहुल रखना माँ बाप पसंद नहीं करते, और तो बच्चे तो राहुल भी हैं, अभी युवा हैं, वो युवा रखे गए अब, लेकिन अब आप देखोगे तो मोदी का नाम, मुर्मू का नाम चल रहा है देश में। अब्दुल कलाम जैसे को हम सलाम करते हैं। देश की राजनीति चेंज हो चुकी है जी। दरअसल बात तो यही है कि हवा थी ही नहीं, हवा नहीं थी बिल्कुल भी। हवा दिखाई जाती है, कुछ लोग जो होते हैं वो अफवाह फैला देते हैं, और अफवाह फैलने से ही लोग भड़क जाते हैं, ठीक है। और जो बीजेपी की वोट और साइलेंट वोट थे सारे, बहुत सच, कुछ दिखता है। ये कहते हैं ना, जो भोंकता है वो काटता नहीं है, और जो काटता है ना वो भोंकता नहीं है। सत्य तो बात ये है। प्रचार में बीजेपी का कोई कार्य ही ऐसा था जिसकी साइलेंट तो रहने की ज़रूरत थी। कुछ ऐसा है कि ऐसा कोई कार्य न हो कि जो हमारे राज्य को कोई हानि पहुँचे। कुछ सामाजिक तत्व होते हैं जो शरारत करने की चेष्टा करते हैं। कोई एक आदमी, कोई ऐसा नहीं, कोई एक भी सरकार ऐसी नहीं जो सबको खुश कर दे, ऐसा नहीं होता। कुछ त्रुटियां भी रहती हैं, कुछ अच्छाई भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर अच्छाइयाँ थी। और जिसका जो कर्म होता है उसको फल परमात्मा देता है। फल के बगैर, कर्म के बगैर कुछ नहीं है। जिसने जो जैसा कर्म करता है उसको पता लगता है। और आज जनता जनार्दन है, जनता ही सब कुछ जानती है। जनता को पता है कि कौन किस तरह का कार्य करता है। जनता से बाहर कुछ भी नहीं है। तो जनता को पता था कि अगर आने वाले सरकार में अगर बीजेपी नहीं आई तो हरियाणा बहुत पीछे चला जाएगा। सत्य तो यही है। लेकिन बेरोजगारी में और महंगा में भी हरियाणा सबसे ज़्यादा पिछड़ा है 10 सालों में। कौन कह रहा है ये? सारे रिकॉर्ड्स कह रहे हैं, सरकारी आंकड़े खुद कह रहे हैं। सरकारी आंकड़े जो कह रहे हैं, सुनो मेरी बात, बेरोजगारी का कह लो, सभी को सरकारी नौकरी मिलने वाली नहीं होती। करके खाने वाले को कोई कमी नहीं है। सत्य तो ये है, जो करके खाएगा ना आदमी उसको कमी है ही ना किसी प्रकार की। मैं खुद पढ़ा लिखा बैठा हूँ, ये थोड़ा कि मेरे को सरकारी नौकरी नहीं मिली तो नहीं मिली। खूब बहुत से बच्चे लगे जिन्हें मेहनत करी लगी है। कहीं मेरी मेहनत में तो कमी रही होगी, कोई ज़रूर थोड़ा सभी लगेंगे। एक ये थोड़ा कि सभी सरकारी लग जाए, प्राइवेट कौन होगा? प्राइवेट कार्यों में क्या काम नहीं है। अपने आगे किसी को हुनर है तो अपने घर पे बैठ के भी कमा के खा लेगा। हुनर है, जैसे अभी लॉकडाउन चला था उसमें सभी ने अपने घर से कार्य किए हैं। बहुत सारे प्राइवेट जॉब ऐसी हैं जो सरकारी को कुछ भी नहीं जानते। सरकारी लोग छोड़ के भग रहे हैं। मेरी नॉलेज में जो 3-3 नौकरियां को छोड़ दिया सरकारी को,
माइंड जिसके अंदर होगा, जो खाने के जिसके अंदर कार्य करने की चेष्टा होगी, वो कहीं भी खा लेगा। और बेरोजगारी नहीं है। आप मुझे बताइए कहाँ बेरोजगारी है? अगर आदमी ठीक ठाक एक नॉर्मल परिवार के, सबसे छोटे परिवार की बात कर रहा हूँ, 8-10 बच्चा पढ़ ही लेता। गवर्नमेंट में इतनी सुविधा दे रखी है कि 8-10 पढ़ने के लिए उसको खाना भी नहीं देने की जरूरत है। अपने बच्चों को इतनी तो सुविधाएँ हैं। 10 पढ़ने के बाद भी बच्चा अगर सिक्योरिटी की भी नौकरी करता, आज के दिन 18,000 रुपये सैलरी है। अगर ठीक ठाक खाता तो मैं कहता हूँ कि आराम से परिवार को पाल लेता है। अगर दोस्त करता है, ऐब करता, तो उसको कहाँ से परिवार पढ़ेंगे? ठीक है। रही बेरोजगारी, भाई बेरोजगारी आपको ऐसा लग रही है, कोई भी अच्छी चीज़ निकालने के लिए, अच्छा अगर आप खाना सब्जी बनाओगे उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ये थोड़ा कि आपने सब्जी डाली और पका बाहर निकाल दी, ठीक है। उसको पकाने के लिए निचोड़ निकालना पड़ता है। अब जिस खर्ची पर्ची तो है ही नहीं, खर्च तो है ही नहीं भाई, आपको पैसा दे दिया और लग गई, ये तो है नहीं। जो ओरिजिनल जो चीज़ निकाली जाती है, देसी घी, अगर घी निकालते हैं ना, घी बढ़िया घी निकालते हैं, तो उसको पूरा अच्छी तरह से भिगोया जाता है, तब वो निकलता है। अगर आप उसको आधा भिगो कर निकाल दोगे, पार बोल जाए। तो आपने यहाँ बात करी दही बिलोने की, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये मेहनत बीजेपी की नहीं थी, ये मेहनत ईवीएम की थी। ईवीएम पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। 1% भी नहीं। पिछले इलेक्शन में ईवीएम कहाँ गई थी? क्या वो जानते थे कि पिछले वाले इलेक्शन हम हार जाएँ? पिछले वाले इलेक्शन में 5-5 सीट हरियाणा से आए। अगर ईवीएम तो जम्मू कश्मीर में क्यों ना ईवीएम करी? वो कहाँ से? वहाँ क्या आदमी ने जाके स्ट्रॉन्ग वोट डाली है, वो मतलब पर्ची दिखाई है, अपने नाम लिख का है, साइन करके आया है, वहाँ भी तो ईवीएम से दिख डाली है, तो वहाँ कैसे जीत गई? कुछ तो क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पे कांग्रेस जीत रही है। और चलो ईवीएम की गलती मान लो, तो जो ये 35 जो सीट आई है, 35 आई हैं, 29 आई हैं, 20 आई हैं, 30 आई, तो फिर उसमें क्या ईवीएम क्या सही थी? उसमें सही थी, इसमें गलत हो गई। जिसमें जीत गए उसमें गलत, जिसमें हार गई। बीजेपी का एक पुजारी प्रकोष्ठ करके है, जहाँ पे पुजारी ही और जो मंदिर के संत होते हैं, महंत होते हैं, उनकी है। तो क्या उसमें कुछ सुविधाएं उनको दी जाती हैं, कुछ उनके लिए बात की जाती है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने तो सीधा वो गए मस्जिद में, या फिर जहाँ वो मदरसे में उनके बच्चे पढ़ते हैं, गए सीधा उनकी सैलरी, उनको सैलरी पे रख लिया। तो क्या ऐसी उम्मीद आप लोगों को बीजेपी से भी है? ऐसा है प्रभु जी, उम्मीद वो करता है जिसके अंदर ज्ञान नहीं होता। मैं किसी से उम्मीद नहीं करता, मैं अपने कार्य पर उम्मीद करता हूँ। दरअसल यहाँ पे है नहीं, और करना चाहिए, सबको सम्मान करना चाहिए। वैसे तो संविधान बोल दिया जाता है, लेकिन संविधान तो है ही नहीं कहीं भी। या तो सभी को बराबर हो, भाई पंडित है, मौलवी है, तो उनको सबको बराबर करो। ये तो किसी की भी मत हो, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर किसी के अंदर ज्ञान तो अपने आप करके खाएगा। सरकार क्या करेगी? सरकार में तो जमा करवाना चाहिए। अगर आपके पास आता है तो टैक्स दोगे तभी तो देश बढ़ेगा। कुछ दोगे सरकार में, कोई अपने पास से अगर कोई सामान है कि उसको आप इकट्ठा करोगे जब तो आगे बढ़ोगे। अब मैं घर में कमाता हूँ, 4 आदमी कमाते, चारों अगर 2-2 हज़ार भी दूँगा, हम घर पे 8,000 भी जमा हो जाते हैं। तो 8,000 रुपये किसी एमरजेंसी पे या किसी अपने उन्नति के लिए तो लगा जाएगा। अगर मैं परिवार में 4 बंदे और चारों बंदे सोचे कि मेरे को सबको और ये एक मैन मोदी दे दे जो लगाने वाला, अगर को घर से मिल ही जाए मेरे को, कहाँ से मिलेगा? कर्ज उठा के तो मिलेगा। 4 बेटे, चारों बेटे कोई नहीं कमाए, तो सोचे कि मेरे को कमाने, हम कमाना भी ना पड़े, हमको मिलता रहे, तो कर्ज उठा के तो मिलेगा वो। तो ये तो सबसे बड़ी चेष्टा की बात है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पंडितों को भी दिया जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी है, मैं ये नहीं कहता ब्राह्मण को, कोई भी है, किसी भी फील्ड में है, किसी भी क्षेत्र में है, भाई मान लिया MCD वालों में है, उसको इतना ही तो जिसको ज़रूरत है उसी को तो लगाया जाए, उसी को तो ज़रूरत पूरी हो जाए। हाँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे को कमेटी यानी कि जो मेरा मंदिर का जो प्रांगण है, जो भगतजन है, उससे मेरा गुजारा चल रहा। मैं काम करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, अपना मंदिर की देख करता हूँ, उसको मेरे को वेतन मिल रहा है, मुझे कोई ज़रूरी नहीं है। वो तो एक मेरा तो फ्री फंड का पैसा होगा, तो वो तो एक देश का पैसा लगाने की बात होगी। अगर मैं नहीं कमा रहा हूँ, मैं अपंग हूँ, तब मैं सरकार से मांगने की चेष्टा करता हूँ जब मैं कमाने में ऐसा मरते हूँ। चलिए, अगले 5 साल किस तरीके से देखते हैं कि हरियाणा में क्या क्या विकास हो जाना चाहिए? देखिए भैया, विकास तो सब आप अपने कार्य को करेंगे। और जो गुड़गांव में सरकार आई है, फिलहाल जो मुकेश भाई शर्मा जी आए हैं, मुकेश जी आए हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। सबसे बड़ी तो बात क्या होती है कि प्रथम सुख निरोगी काया,
उन्होंने वहीं से शुरू किया है। गुड़गांव में देखते हैं कि जगह 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 यानी कि प्रदूषण और कूड़े का बहुत ज़्यादा देखता है। कहीं भी आप चले जाओ, घर से बाहर निकलते ही आपके सामने कूड़ा निकलता था, और कूड़ा ही सबसे पहले बदबू का यानी कि बीमारी का घर होता है। आप घर से कूड़ा निकाल के बाहर रोड पर फेंक देते, रोड पर तो हम ही जाते हैं, अगर उसकी सफाई नहीं होगी तो कैसे होगा। अब जो मुकेश शर्मा जी ने जो 90 दिन यानी कि 100 दिन का जो टारगेट रखा है कि मैं गुड़गांव का से जो कूड़ा वो बाहर निकाल दूँगा, उसका कुछ भी करो, फैक्ट्री में डालो या उसको खाद्य बनाओ, को कुछ भी करो, या ऐसे क्षेत्र में डाल के आए कि जिसके ऊपर वहाँ पे जनसंख्या कम जाती हो। ठीक है, आदमी कोई कभी कभी जाता हो कि वहाँ पे उसका जो सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो कार्य जो शुरू से किया उसने अच्छा किया, ऐसी बात नहीं है। और इंसान हमेशा यही आस करता कि अगर अच्छा करेगा तो आगे काम आए, पब्लिक उसको चाहेगी। अगर अच्छे कार्य नहीं करेगा तो उसको पब्लिक ठुकार देगी, पब्लिक को ऐसी पागल करेगी। पब्लिक सब कुछ जानती है। अब तो जो बना दिया सो बना दिया, बढ़िया। ऐसा कुछ नहीं है जो ईवीएम पे जो आरोप लग रहे हैं, ऐसा 1% भी नहीं है जो मेरे उसमें मेरे जो विचार हैं। क्योंकि अगर दिक्कत करता है तो एक जगह नहीं करता, जगह जगह करता है। क्योंकि बोलो आप। एंड करने वाला था, बताइए। हाँ, जो बीजेपी का ना जो दिक्कत करता है, कुछ जगह पे ऐसे भी हुए हैं जहाँ पे 100 वोट से कांग्रेस के जीते हैं, और तो उसमें 100 वोट क्या नहीं कर सकते। मान लिया आप कहते भाई गुड़गांव का है, गुड़गांव में 75,000 वोटों से जीत रहा है, यानी कि 68,000 वोटों से मुकेश शर्मा जी की बीजेपी में सबसे ज़्यादा मुकेश शर्मा जी की है, और किसी की नहीं है, गुड़गांव की है सबसे ज़्यादा। तो अगर ये ऐसे ईवीएम में होता तो सबसे ज़्यादा वोट से जो मार्जिन जो जीत रहे हैं कांग्रेस के नेता जीत रहे हैं, करीब 98,400 वोटों से, 441 वोटों से जीत रहे हैं मामन खान को, वो कांग्रेस। तो अगर वहाँ पे क्यों ना किया, यही मान लेते ईवीएम, तो ईवीएम तो वहाँ भी थी, क्या वहाँ पे नहीं आना चाहती बीजेपी? ऐसा कुछ नहीं होता। जिसका जो नसीब होता है, जिसको जो कार्य होता है, सबको मिलते हैं। मेहनत सभी करते हैं, सभी अपने आगे की चेष्टा करते हैं, परमात्मा जो अपना कार्य करेगा वो फल पालेगा। वजह से आराम। चलिए, तो ये थी जनता की राय। उन्होंने बताया कि हरियाणा के चुनाव के रिजल्ट पर उनकी क्या सोच थी, क्या समझ थी, और किस तरीके से उन्होंने इन हरियाणा के चुनावों को देखा। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।